नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आपका अपने मंच पर इसलिए स्वागत कर रहे हैं क्योंकि आज आप जो थंबनेल देखा उसके हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात किस मुद्दे पर आकर करूँगा। यानी कि हमारे देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है, जो हमारा आज का समाज है और जिस तरह से जातियों में बटा हुआ है, इस समाज को अगर आप ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप उतने ही ज़्यादा उस चीज़ में उलझ जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के अंदर की जो जाति व्यवस्था है वो एक तरह से श्राप है। मुसलमानों में भी जातियों की कमी नहीं है। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू जो हमारे देश की मतलब भारत का जो मेन गढ़ है तो वो हिंदू ही है। और हिंदू धर्म जो है उसके अंदर भी जातियों की कमी नहीं है। जाति के अंदर भी जाति है, उसके अंदर उपजाति है, उसके अंदर भी जाति है। यानी कि जाति के अंदर जाति, उपजाति, उसके भी उपजाति। इस तरह से जो समाज को मतलब बांटा गया, मतलब जो समाज को एक तरह से डिवाइड किया गया और उस चीज को मतलब एक तरह से जिस तरह से उच्च जाति के लोग, अग्रिम जाति के लोग ये दावा किया कि ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, यहाँ की जो संसाधन है उस पर हमारा अधिकार है। और जो नीच जाति के लोग हैं, जो अग्रिम जाति से बाहर के लोग हैं, उसे ये कहा जाने लगा कि तुम लोग हमारे सेवक के तौर पर ही दुनिया में आए हो और कार्य करते हो। तो ये एवज कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को एक तरह से बढ़ाया चढ़ाया और धर्म की जो मतलब एक वेदों की जो मतलब एक परिभाषा के द्वारा ये जो दी गई कि मतलब अथर्ववेद में ऐसा लिखा हुआ है कि जाति व्यवस्था की जो बंधन है वो कहीं ना कहीं जो है मतलब एक तरह से जो निर्वाण की प्राप्ति होती है, जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसी के अनुसार है। यानी कि आज जो हम उच्च जाति के लोग हैं, हमारे पूर्वज अच्छे कार्य किए होंगे इसलिए हम उच्च जाति के लोग हैं। तुम नीच जाति के लोग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो अच्छे कार्य नहीं किए होंगे। तो इसी एवज को हवाला देकर उसे इस चीज की सांत्वना दी जाती है कि तुम्हें भी अगर उच्च जाति में जन्म लेना है, तुम्हें भी यदि यदि उच्च जाति के अंदर जन्म लेना है तो फिर जो है तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे। कार्य ऐसे करने होंगे कि अग्रिम जाति के लोग जो कह रहे हैं हमारे द्वारा, यानी कि अग्रिम जाति के लोगों के द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो समाज मतलब एक तरह से बनाई गई है, समाज की जो व्यवस्था बनी हुई है, उसे तुम मानो, उसी को स्वीकार करो। और अग्रिम जाति के जो लोग हैं उसका जो एक तरह से तुम यानी कि नीच जाति के लोग सेवक के रूप में कार्य करके उसको दो। और फिर जब अग्रिम जाति के लोग खुश होंगे, वो देवता से तुम्हारी प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें आने वाली जो अगली जो जन्म है, मतलब जो अगला जो जन्म है तुम्हारा, वो एक तरह से अग्रिम जाति में यानी कि उन्नत जो जाति है उसके अंदर हो, यानी कि उच्च जाति के अंदर तुम्हारा जन्म हो। इसके लिए तुम्हें ये कार्य करने होंगे। लेकिन आज आप ऐसे ऐसे भारत के अंदर विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं जिसे आप न तो टाल सकते हैं, न ही उसे नकार सकते हैं, न ही उस चीज को अपनी और जो है पूर्ण रूप से समाहित कर सकते हैं, न ही उस चीज को जो है 100% स्वीकार्य कर सकते हैं। यानी कि भारत के अंदर आज आपको उग्रवादी भी मिल जाएगा, आज आपको उदारवादी भी मिल जाएगा, आज आपको समाजवादी भी मिल जाएगा, आज आपको मतलब एक तरह से एंटी नेशनलिज्म भी मिल जाएगा और एक तरह से एक्सेस अधिक से अधिक जो राष्ट्रवादी होता है वैसे लोग भी मतलब ज्यादा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले जो लोग होते हैं, नेशनलिज्म बूस्ट जो होती है पावर के रूप में, उस प्रकार के लोग भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के जो समाज के अंदर वर्ग हैं वो गलत हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दार्शनिक हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चिंतन व्यवस्था को ज्यादा महत्व देते हैं और वो समाज की जो परिभाषा है उस पर अपना चिंतन मनन के साथ तर्क देता है। और ये तर्क वो ये देता है कि क्या ये चीज गलत है, क्या ये चीज सही है। इस एवज में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको ये चीज समझ में आएगा कि जाति व्यवस्था एक जो है बंधन के रूप में तब से बंधा हुआ आ रहा है जब से हमारी समाज की व्यवस्था
कमज़ोर हुई। हमारे देश के अंदर जाति व्यवस्था का जो उपज है वो आप उत्तर वैदिक काल से मान सकते हैं। उसके बाद के काल में जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी में जो आंदोलन हुआ था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय हुआ, वो भी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था के अंदर मौजूद जो निरंकुशता थी, मौजूद जो व्यवस्था थी, मतलब एक तरह से जो वो कोलाहल था जिसे नकारात्मक उद्देश्य की प्राप्ति कहा जा सकता है, वैसी व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन चला, उसी के एवज में हम जो है एक तरह से देखें कि जाति व्यवस्था के विरोध में अलग अलग दर्शन आने शुरू हुए। और उसी में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है गौतम बुद्ध का और महावीर जैन का। और भी कई ऐसे ऐसे जो है मतलब चरित्र थे। उसके हिसाब से समाज में कुछ चीज परिवर्तित भी हुआ, और जो है समाज को जिस तरह से पुरानी जो गढ़ के हिसाब से गढ़ी जाती थी, पुरानी जो परिभाषा के हिसाब से समाज को बांधा जाता था, वो अब जो है बांधना बंद हो गया। यानी कि जो व्यवस्था पहले बनी हुई थी, उस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होने की जो है मतलब एक डिमांड होने लगी कि जो हमारे समाज के अंदर मौजूद व्यवस्था है वो 100% सत्य नहीं है। इसमें तर्क और चिंतन के साथ जो दार्शनिक सोच होती है, उस सोच के साथ अगर आप तर्क देने की कोशिश करेंगे तो ही आपको मालूम चलेगा कि हमारा मानव जाति जो है उसका क्या उद्देश्य है। मतलब वो धरती पर जो आए, क्या वो सच में अग्रिम जाति का सेवा करने के लिए ही आए हैं? क्या वो सच में एक तरह से सेवक के रूप में ही नीच जाति का जो है समाज के अंदर कार्य है? तो इन सभी चीजों को नकारा गया, तभी जाकर के जो है नव धर्म का जो है एक तरह से उदय हुआ। और वही नव धर्म जो है एक तरह से जो है समाज की जो है उन्नति, समाज को एक परिवर्तन की दिशा में लाने के लिए एक तरह से मतलब जो मील का पत्थर होता है ना, माइलस्टोन साबित हुआ। अगर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती तो फिर जाति व्यवस्था का बंधन आज भी बंधा होता। कोई B.R. अम्बेडकर नहीं होता, कोई ज्योतिबा राव फूले नहीं होते, और कोई जो है आप पेरियार का नाम सुना होगा, E.V. रामास्वामी पेरियार, दक्षिण भारत के एक ऐसे जाति विचारधारा जो है मतलब जाति में जो बंधित वर्ग है, उस चीज पे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ये जोर देता है कि ये जो जाति व्यवस्था बनाई गई है वो कहीं ना कहीं अग्रिम जातियों के द्वारा ही मतलब एक तरह से जो निचले तबकों के वर्ग हैं उस पर शासन करने के लिए ऐसा बनाया गया है। हमें यानी कि निचले तबकों को इसलिए ज्ञान जो है मतलब प्राप्ति के मतलब एक अनुमति जो होते हैं वो उच्च जाति के लोग नहीं देते, क्योंकि उसे पता है कि अगर नीच जाति के लोग, अगर निचले तबके के लोग ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो फिर बराबरी में आकर खड़े हो जाएंगे, और जब बराबरी में आकर खड़े हो जाएंगे तो फिर अग्रिम जाति के द्वारा जो तर्क दिया जाता है कि आई एम श्रेष्ठ, मतलब जो वो एक तरह से ये देता है कि मैं ही समाज का गोल्डन सेक्शन हूँ, मैं ही एक तरह से श्रेष्ठ वर्ग हूँ, वो एक तरह से कहीं ना कहीं खारिज हो जाएगा। तो इसी एवज में ये कहा गया कि वेदों को सुनने की अनुमति भी जो है एक तरह से निचले तबकों के लोगों को नहीं है। कुछ हद तक कहीं कहीं जो है वेदों को केवल सुनने की अनुमति थी, पढ़ने की अनुमति तो थी ही नहीं। किसी भी वर्गों को मतलब जो निचले तबके के वर्ग हैं उसे वेद पढ़ने तक की अनुमति नहीं थी, और इसी हिसाब से जो है समाज को ढाला जा रहा था। लेकिन जब हमारी व्यवस्थाएं बदलती गई और जब हम जो है उत्तर वैदिक काल से मतलब 6th सेंचुरी बीसी में आए, तो वहां एक नया जो विचारधारा पनपा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो विचारधाराएं जो है एक तरह से बनी, तो उसी एवज में जो है सारी व्यवस्थाएं पनपने लगी। और फिर जो है मतलब कहीं ना कहीं एक शताब्दी के बाद, कई शताब्दियों के बाद जो है फिर से धर्म के अंदर जो है धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। मतलब भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग जो है मतलब अलग अलग धर्मों के अनुयायी जो है एक तरह से एकत्रित हुए। उन सभी को कहीं ना कहीं अकबर भी एक तरह से नेतृत्व दिया। और उसी समय काल में जब अकबर के बाद के जो है अंतिम राजा जो मुगलों का था, औरंगजेब जो मतलब एक तरह से शक्तिशाली के रूप में माना जाए तो अंतिम राजा औरंगजेब ही था। औरंगजेब के समय काल में कुछ ऐसी कट्टरताएं देखी गई जिसकी वजह से जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से उस समय भी कटु आलोचक बन गए। और फिर उसी व्यवस्था के साथ साथ जब हमारे देश के अंदर
1857 की क्रांति हुई तो वहाँ भी जाति एकता देखी गई, लेकिन उस एवज में जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखा, जिस वजह से 1857 की क्रांति भी हम लोग हार गए और फिर व्यवस्थाएं पलटी। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ और इसी कांग्रेस पर यह आरोप है, इसी कांग्रेस पर जो है ईवी रामास्वामी का आरोप यह है कि कांग्रेस के अंदर के जो मतलब पद हैं, कांग्रेस के अंदर जो मतलब एक तरह से जो राजनीतिक जो मतलब वर्चस्ववादी जो एक चरित्र होते हैं, वर्चस्ववादी जो व्यक्तित्व होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं उच्च जाति के ही वर्गों के लोग कहीं ना कहीं उस चीज पर आसीन हैं। तो वहां भी ईवी रामास्वामी पेरियार का जो है एक तरह से देखा गया कि ये इसका विरोध करते हैं। और इसी समय काल में जब जब 1900 के बाद का समय काल आया तो वहां पे अंबेडकर की राजनीति भी एक तरह से प्रभावशाली होने लगी और वो एक तरह से निचले तबकों के वर्गों के, दलित के और महादलित के, मतलब एक तरह से जो निचले तबके के वर्ग थे उसके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा अग्रसर थे वो कि इसे अधिकार मिलने चाहिए और इसी एवज में वो काम भी करते थे। तो उसकी बात को जो है कहीं ना कहीं महात्मा गांधी एक तरह से श्रेय दिया और उन्होंने ये माना कि हाँ ये बात आप सही बोल रहे हैं, इसको एक एवज में विशेष अधिकार मिलने चाहिए। तो उस चीज को माना गया और फिर भारत के अंदर जो है आरक्षण को लाया गया और यही आरक्षण आज उच्च वर्गों के लोगों में खटकता है कि आरक्षण इसे नहीं मिलने चाहिए थे। यानी कि जिस एवज में तुम समाज को लूटे उस एवज में जब किसी दूसरे को तुम्हें लूटने की इजाजत थोड़ी थोड़ी एवज में परसेंटेज के हिसाब से दी जाती है तो फिर तुम्हें अंदर से कहीं ना कहीं खुजली होती है। तो ये खुजली होना जायज़ भी है। इस चीज़ में मैं ये समर्थन नहीं करता कि आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेकार हैं। इस चीज़ में मैं ये समर्थन नहीं करता कि आरक्षण की व्यवस्थाएं जो हैं वो जिस उद्देश्य से लाई गई थी उसी उद्देश्य के साथ जो है मतलब अभी भी लागू है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका मतलब एक तरह से नकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है एक एवज में जो है मतलब फायदा उठाया जा रहा है। यानी कि आरक्षण को लाने की जो उद्देश्य थी वो उद्देश्य था मतलब निचले तबके के जो वर्ग हैं उसको ऊपर लाने की व्यवस्था और आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था के लिए जो है आरक्षण लाया गया था। लेकिन आज जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इस एवज में समाज में घट गया है कि इसे हटाने की कोई बात करना तो दूर की, इस चीज पर कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं आरक्षण को हटाऊंगा। तो ये जो समाज आज जिस तरह से एक समय था जब उच्च जातियों का समाज पे कंट्रोल था, आज समय आ गया है जब निचले तबके के वर्गों का जो है एक तरह से समाज के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन इतना भर से ये कह देना कि निचले तबके के वर्ग ही समाज पर कंट्रोल कर रखे हैं तो ऐसा नहीं है। अब निचले तबके के जो वर्ग हैं उसमें भी जो है अब जो है तबका बढ़ चुका है। यानी कि वो भी करोड़पतियों में जो है आते हैं, वो भी बिलियंस में, वो भी मतलब एक तरह से अरबपति खरबपति में आते हैं। तो उस एवज में आप जो है निचले तबके को नहीं तोल सकते। वो फायदा केवल वही निचले तबके के लोग आरक्षण का उठा रहे हैं जो एक तरह से अपनी व्यवस्था को सुधार कर मान के चलो तो उस तबके से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन उसकी जो जाति व्यवस्था है वो निचली है, जाति के हैं, इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठा ले रहे हैं। इस चीज पे इस आज की वर्तमान सरकार की जो है जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था को मतलब जिस तरह से आप दे रहे हैं मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आरक्षण की एक सीमा होती है। किसे आप आरक्षण दे चुके हैं, जिसे दे चुके हैं उसके आरक्षण को तो कम से कम समाप्त किया जाए। ये चीज एक चाह के एवज में इस चीज को मतलब अगर डिबेट करके देखा जाए तो उसमें कुछ जो है प्रावधान हो सकते हैं। लेकिन इसी एवज में जो आरक्षण से मतलब एक तरह से वंचित हैं उसे आरक्षण मिलने चाहिए तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से समाज से कटे हुए वर्ग हैं, वैसे लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं इस अति व्यवस्था से आरक्षण की मांग होनी चाहिए। और जो आरक्षण आज हमारे देश के अंदर मौजूद हैं उस आरक्षण की व्यवधान को आप जो है जिस एवज में देखना चाहें उस एवज में देखें। लेकिन जो एवज हमारी है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जाति व्यवस्था की एक गढ़ के रूप में तुम एक समय काल में विरोध कर रहे थे और तुम्हारे अंदर परिवर्तनें हुई और अधिकार मिला, उसी एवज में अब दूसरे समुदाय को, दूसरी जो है श्रेणी को, दूसरे वर्ग को मत लाओ। क्योंकि आने वाले समय काल में जब तुम इधर से इधर आओगे मतलब कोई ऊपर से नीचे जाएगा। जो इतिहास की एक पीढ़ी है, आज तुम आ गए तो कल वो आ गए। तो इस एवज को तुम भी ध्यान रखो और एक एवज में ये ध्यान केंद्रित करके सोचो
कि हम जिस आरक्षण का फ़ायदा आज उठा रहे हैं, वो हमारे लिए सच में उठाने योग्य था? यानी कि बिना आरक्षण के क्या हम समाज के अंदर बराबरी नहीं कर सकते? अगर ऐसी बात है, अगर ये चीज़ आपके मन के अंदर अंदर से आती है, हृदय की शक्ति को सोचने के बाद आती है, तो फिर आपके लिए आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन आपके अंदर ये मनन आता है कि आरक्षण नहीं भी मिले तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लोगों की है मतलब एक चाह होनी चाहिए कि आरक्षण को समाप्त मेरे लिए कर दिया जाए। तो इस एवज के साथ जो है समाज सुधरेगा और समाज के अंदर जो आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण के व्यवधान से जो व्यवस्थाएं पिछड़ जाती है, उन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं अवसर की समता होगी। यानी कि आरक्षण की वजह से कुछ ऐसे वर्ग हैं जो अपनी श्रेष्ठता को साबित करने में कुछ दर 0 दशमलव कुछ % के हिसाब से मतलब छँट जाते हैं। तो ऐसे समय काल में उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसकी गलती ये है कि वो उसके पूर्वज से हैं। तो इस एवज में सज़ा देने की जो प्रावधान है, इससे कहीं न कहीं वो भी एक तरह से एग्रेसिव होगा और जब उसे मौका फिर मिलेगी, तो फिर वो भी कहीं न कहीं उल्टा-पुल्टा ही कार्य करेगा। तो इस एवज में आरक्षण की व्यवधान को मतलब समाप्त करने की जो है सोच हमारी सरकार की होनी चाहिए। और मैं जिस तरह से मतलब जाति व्यवस्था की मतलब नींव के साथ यहाँ आया था, उसी जाति व्यवस्था में मैं बता दूं कि आज भी जाति व्यवस्था मौजूद है। ये मैं नहीं कहता कि जाति व्यवस्था की जो प्रावधान है वो पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। जातियों का होना अनिवार्य है, लेकिन जातियों का एक बंधन के रूप में, जातियों का जो है एक लिमिटेशंस जो होती है, एक सीमाएं होती है, जिस सीमा के अंदर और बाहर जाने के एक लॉक सिस्टम्स होता है, मतलब एक मार्जिनल्स, एक मतलब आंकड़े होते हैं कि आप इससे ना बाहर जा सकते हैं और इससे ना अंदर आ सकते हैं। तो इस चीज के बीच का जो मतलब एक प्रावधान होता है, वो जाति व्यवस्था के अंदर लागू होने चाहिए। अगर इस चीज को आप लागू करते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं सबों के लिए, यानी कि हमारे लिए, आपके लिए और समाज के अंदर जो मौजूद अन्य तबके के वर्ग हैं, उन सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं अवसर की समता होगी। और जब अवसर की समता होगी तो सबों को अवसर मिलेगा और वो भी अपनी श्रेष्ठता को जो है साबित करने में अपनी जो है योगदान देंगे। और इसी तरह से जो है जाति व्यवस्था की प्रावधान है, वो धीरे धीरे जो है एक तरह से आर्थिक जो मतलब खुलापन है वो देखने को मिलेगी। और जब आर्थिक खुलापन स्वयं मतलब एक तरह से वर्चस्व कार्य नीति के साथ आगे बढ़ेगी, तो फिर जाति व्यवस्था का वहां पर कोई काम नहीं होगा। और आर्थिक व्यवस्था जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, जाति व्यवस्था उतना अधिक जो है समाप्त होता जाएगा। ये एक नियम है डिमांड और सप्लाई का, यानी कि जिस तरह से डिमांड बढ़ती है उस तरह से सप्लाई बढ़ता है। लेकिन अगर इस चीज में मार्केट में डिफॉल्टिंग करना है, यानी कि रेट को मतलब एक तरह से कंट्रोल करना है, तो फिर डिमांड अगर बढ़ रही है तो सप्लाई को थोड़ा कम करो, इससे रेट जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। इस व्यवस्था के साथ जो है कहीं ना कहीं जाति की जो प्रावधान है, जाति की जो व्यवस्था है, उसे भी समाप्त किया जा सकता है और आर्थिक रूप से उस चीज को मतलब बढ़ा करके, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता दे करके जो है जाति व्यवस्था को जो है दूर किया जा सकता है। ये भारत को एक नई राह में ले जाने की एक दिशा के रूप में कार्य कर सकता है। इस चीज पर अगर आप पूर्ण रूप से मंथन करेंगे, अगर इस चीज पर मनन करेंगे, इस चीज पर दार्शनिक सोच के साथ अगर आप सोचते हैं, तो फिर ये चीज संभव है। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।